महामिलन या महाविनाश। झनक ने शहर छोड़ने का फैसला किया। स्टेशन पर ऋषि ने रोका रास्ता। दोस्तों, आज झनक की कहानी जिस मोड़ पर आ पहुंची है, वहां दिल थाम कर बैठने की जरूरत है, क्योंकि कोलकाता की इन भीगी सड़कों पर आज एक ऐसा इतिहास लिखा जाने वाला है जो प्यार और फर्ज की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगा। मैं पूजा, आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा, जो अभी फिल्म सिटी के सेट से लौटी हूँ, आपको वो आंखों देखा हाल बताने जा रही हूँ जो कैमरे के पीछे और स्क्रिप्ट के पन्नों में दर्ज है। आज सेट पर जो माहौल था, उसे देखकर क्रू मेंबर्स की भी आंखें नम थीं, क्योंकि आज नूतन की बेटी झनक एक ऐसा फैसला लेने जा रही है जो उसकी माँ ने सालों पहले लिया था, त्याग का फैसला। अपनी बहन अदिति की सुहाग की रक्षा के लिए और अपने पिता अनिरुद्ध बोस की झूठी इज्जत को बचाने के लिए झनक ने चुपचाप अपनी जिंदगी की बलि चढ़ाने की ठान ली है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, मानो आसमान भी झनक के इस दर्द में रो रहा हो। बोस हाउस के उस आलीशान कमरे में जहां झनक को कभी हक नहीं मिला, आज वो अपना सामान बांध रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता है। वो जानती है कि जब तक वो यहाँ है, ऋषि और अदिति का रिश्ता कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। अदिति, जो अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी है, अपनी ही इनसिक्योरिटी की आग में जल रही है, और ऋषि, जो एक एसपी होकर भी अपने दिल के जज्बातों का कैदी है, फर्ज और प्यार के बीच पिस रहा है। झनक ने सोचा कि अगर वो इस समीकरण से ही हट जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने एक चिट्ठी लिखी है ऋषि के नाम, जिसे वो तकिए के नीचे दबाकर अपनी गीली आंखों को पूंछते हुए उस घर की दहलीज पार करती है जिसे उसने कभी अपना माना ही नहीं था। फिल्म सिटी में जब मैं इस सीन की शूटिंग देख रही थी, तो मैंने देखा कि कैसे डायरेक्टर ने उस पल को कैप्चर किया जब झनक घर के मुख्य द्वार से निकलती है। अर्शी, जो ऊपर बालकनी में खड़ी है, उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान है। उसे लगता है कि आखिरकार उसने नूतन की परछाई को हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया है। अदिति भी पर्दे के पीछे से देख रही है। उसके मन में गिल्ट है, लेकिन पति को खोने का डर उस गिल्ट पर भारी पड़ जाता है। झनक मुड़कर पीछे नहीं देखती, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने पीछे देखा तो उसके कदम डगमगा जाएंगे। वो भारी बारिश में भीगते हुए टैक्सी का इंतजार नहीं करती, बल्कि पैदल ही स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है। उसका मकसद साफ है, इस शहर से, इन यादों से और सबसे बढ़कर ऋषि से इतनी दूर चले जाना जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो। ये वही पुराना पैटर्न है जो हमने अनिरुद्ध और नूतन की कहानी में देखा था, लेकिन इस बार नियति ने कुछ और ही तय कर रखा है। झनक को लगता है कि ये अंत है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये तो एक नए तूफान की शुरुआत है। उसे लगता है कि ऋषि अब अदिति का हो चुका है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं है कि ऋषि के सीने में जो दिल धड़कता है, उस पर सिर्फ झनक का नाम लिखा है, चाहे वो दुनिया के लिए अदिति का पति ही क्यों ना हो। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी ऋषि अपनी फाइलें निपटा रहा है, लेकिन उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा है। बाहर कड़कती बिजलियां उसे बेचैन कर रही हैं। उसे बार बार झनक का चेहरा याद आ रहा है। उसे याद आ रहा है कि कैसे सुबह झनक में उसे बड़े ही अजीब तरीके से देखा था, जैसे वो उसे अपनी आंखों में आखिरी बार बसा रही हो। ऋषि का दिल गवाही देता है कि कुछ तो गलत है। वो अपनी मीटिंग बीच में ही छोड़कर जीप निकालता है। मैं आपको बता दूं, सेट पर इस चेस सीक्वेंस को शूट करने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। ऋषि की जीप बारिश को चीरती हुई बोस हाउस की तरफ बढ़ती है। रास्ते में ट्रैफिक जैम है, मौसम खराब है, लेकिन ऋषि रुकता नहीं है। वो जैसे ही घर पहुंचता है, उसे घर में पसरा सन्नाटा काटता है। वो सीधा झनक के कमरे की तरफ भागता है। दरवाज़ा खुला है, अलमारी खाली है, और वहां झनक की खुशबू तो है, पर झनक नहीं। ऋषि का माथा ठनकता है। वो पागलों की तरह उसे आवाज़ देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ती है जो तकिए के नीचे दबी थी। ऋषि कांपते हाथों से वो खत खोलता है। खत में लिखा है कि वो हमेशा के लिए जा रही है, ताकि ऋषि और अदिति अपनी नई दुनिया बसा सकें। उसने लिखा है कि वो ऋषि की एक्स वाइफ बनकर उसकी जिंदगी में ग्रहण नहीं बनना चाहती। ये पढ़ते ही ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे गुस्सा आता है, झनक पर, खुद पर और उस समाज पर जिसने उसे इस मोड़ पर खड़ा कर दिया। लेकिन उसी पल ऋषि के अंदर का प्रेमी जाग उठता है। वो ये स्वीकार नहीं कर सकता कि झनक उसे छोड़कर चली जाए। वो जानता है कि झनक का ये फैसला उसका अपना नहीं, बल्कि अर्शी और अदिति के दबाव का नतीजा है। वो तुरंत अदिति के कमरे में जाता है, जहां अदिति खड़ी है। ऋषि की आंखों में वो आग है जिसे देखकर अदिति सिहर उठती है। ऋषि बिना कोई सवाल किए बस इतना कहता है कि अगर आज झनक इस शहर से चली गई तो ऋषि भी इस घर में कभी वापस नहीं आएगा।
ये सुनकर अनिरुद्ध और अर्शी भी वहां आ जाते हैं। अनिरुद्ध, जो अपनी झूठी शान में चूर है, ऋषि को रोकने की कोशिश करता है। कहता है कि एक भगोड़ी लड़की के पीछे जाना एसपी साहब को शोभा नहीं देता। लेकिन ऋषि आज अनिरुद्ध की नहीं सुनता। वो कहता है कि वो एक एसपी बाद में है, पहले वो एक इंसान है जिसका हिस्सा उससे छीना जा रहा है। मैं पूजा, ड्रामा क्वीन पूजा, आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रही हूँ कि इसके बाद जो होता है वो इंडियन टीवी के इतिहास का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है। ऋषि अपनी जीप में बैठता है और वायरलेस पर पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट कर देता है। वो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हर जगह नाकाबंदी करने का ऑर्डर देता है। सोचिए, एक पति अपनी पत्नी अदिति के सामने अपनी एक्स वाइफ को रोकने के लिए पूरे शहर को सिर पर उठा लेता है। ऋषि को पता चलता है कि हावड़ा स्टेशन से अगले आधे घंटे में दिल्ली जाने वाली ट्रेन निकलने वाली है और उसे यकीन है कि झनक उसी ट्रेन में होगी। अब शुरू होती है वक्त के साथ एक दौड़। बारिश तेज हो गई है। ऋषि की जीप रफ्तार से सड़कों पर दौड़ रही है। उसे पुरानी बातें याद आ रही हैं, झनक की हंसी, उसके आंसू और वो वादा जो उसने कभी नूतन से किया था कि वो झनक का साथ नहीं छोड़ेगा। आज वो वादा टूटने की कगार पर है। ट्रैफिक सिग्नल पर ऋषि का सब्र टूटता है। वो सायरन बजाते हुए गाड़ियों के बीच से निकलता है। उसे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, उसे परवाह नहीं है कि उसकी वर्दी पर क्या सवाल उठेंगे। उसे बस झनक को रोकना है, किसी भी कीमत पर। उधर स्टेशन पर झनक अकेली बेंच पर बैठी है। उसके चारों तरफ शोर है, कुली चिल्ला रहे हैं, यात्री भाग रहे हैं, लेकिन झनक के अंदर एक गहरा सन्नाटा है। ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट होता है। झनक अपना सामान उठाती है। उसके कदम भारी हैं। हर कदम के साथ उसे लग रहा है कि वो अपनी रूह को पीछे छोड़ रही है। वो मुड़कर गेट की तरफ देखती है, एक उम्मीद में कि शायद कोई उसे रोकने आएगा। ये वही उम्मीद है जो हर प्रेमी के दिल में आखिरी पल तक रहती है। लेकिन धुंधली बारिश में उसे कोई नजर नहीं आता। वो ट्रेन के डिब्बे की तरफ बढ़ती है। ट्रेन की सीटी बजती है जो झनक के दिल पर हथौड़े की तरह लगती है। वो ट्रेन के दरवाजे पर कदम रखती है। क्या झनक चली जाएगी? क्या ऋषि उसे रोक पाएगा? फिल्म सिटी के सूत्रों ने मुझे बताया है कि स्टेशन का ये सीन इतना इमोशनल था कि सेट पर मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई थीं। ट्रेन धीरे धीरे रेंगना शुरू करती है। झनक दरवाजे पर खड़ी होकर शहर को आखिरी अलविदा कह रही है। तभी भीड़ को चीरते हुए खाकी वर्दी में एक शख्स प्लेटफॉर्म पर दौड़ता हुआ दिखाई देता है। वो पागलों की तरह हर खिड़की में झांक रहा है, चिल्ला रहा है, झनक। ये ऋषि है। उसकी वर्दी भीगी हुई है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन उसकी आंखों में जुनूनी तलाश है। ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है। ऋषि प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहा है। झनक, जो दूसरी तरफ देख रही थी, अचानक उस आवाज को सुनती है जो उसके कानों में मिस्री की नहीं बल्कि एक आदेश की तरह गूंजती है। वो पलटती है और देखती है कि ऋषि ट्रेन के साथ दौड़ रहा है। उनकी नजरें मिलती हैं। उस एक पल में 1000 शिकायतें और 1000 माफिया आंखों ही आंखों में बयां हो जाती हैं। ऋषि चिल्लाता है, झनक, हाथ दो। लेकिन झनक ठिठक जाती है। उसे अर्शी के ताने याद आते हैं, अदिति का उतरा हुआ चेहरा याद आता है। वो पीछे हटती है। वो ऋषि को अपने साथ उस नर्क में नहीं घसीटना चाहती। ऋषि देख लेता है कि झनक पीछे हट रही है। अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और ट्रेन के हैंडल को पकड़कर एक छलांग लगाता है। मैं पूजा, आपको ये बता दूं कि ये स्टंट ऋषि के डुप्लीकेट ने नहीं बल्कि खुद एक्टर ने किया है ताकि दर्द असली दिखे। ऋषि ट्रेन के अंदर दाखिल होता है, सीधा झनक के सामने। दोनों की सांसें फूल रही हैं। पूरा डिब्बा उन्हें देख रहा है। एक तरफ पुलिस अफसर, दूसरी तरफ एक साधारण सी लड़की। ट्रेन अब प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। ऋषि झनक का हाथ पकड़ता है, इतनी जोर से कि शायद झनक की कलाई दुखने लगे, लेकिन ये पकड़ डर की है, उसे खोने के डर की। वो झनक को खींचकर दरवाजे से दूर करता है और पूछता है, कहाँ जा रही थी तुम? मुझसे पूछे बिना, मेरी इजाजत के बिना तुम ये शहर, ये दुनिया छोड़कर कैसे जा सकती हो? झनक रो पड़ती है। वो कहती है कि ऋषि, समाज क्या कहेगा, अदिति का क्या होगा? लेकिन ऋषि, जो आज एक एसपी नहीं बल्कि सिर्फ एक प्रेमी है, उसकी एक नहीं सुनता। वो झनक की आंखों में देखता है और एक ऐसा कदम उठाता है जो कानूनन जुर्म है लेकिन इश्क में जायज़। ऋषि अपना हाथ ऊपर उठाता है और पूरी ताकत से ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचता है। एक जोरदार चीख के साथ लोहे के पहिए पटरियों पर घिसटते हैं। चिंगारियां निकलती हैं, यात्री एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं और ट्रेन एक झटके के साथ रुक जाती है। ये सिर्फ ट्रेन नहीं रुकी है दोस्तों, ये बोस परिवार की झूठी शान और अदिति की किस्मत भी वहीं ठिठक गई है।
ऋषि झनक का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतारता है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई है। रेलवे पुलिस दौड़कर आती है ये देखने के लिए कि चेन किसने खींची, लेकिन जब वे देखते हैं कि सामने खुद शहर के एसपी ऋषि खड़े हैं तो वे सलाम ठोककर पीछे हट जाते हैं। ऋषि का रुतबा ही ऐसा है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से सायरन की आवाजें आती हैं। ऋषि ने जो वायरलेस पर मैसेज भेजा था उसे सुनकर पुलिस फोर्स तो आई ही, लेकिन उनके पीछे पीछे अनिरुद्ध, अर्शी और अदिति भी वहां पहुंच चुके हैं। बोस परिवार अपनी गाड़ियों से उतरता है और दौड़ते हुए उस जगह पहुंचता है जहां ऋषि भीगते हुए झनक का हाथ थामे खड़ा है। अर्शी ये नज़ारा देखकर आग बबूला हो जाती है। वो दौड़कर आती है और झनक को धक्का देने की कोशिश करती है। तू फिर आ गई हमारे बीच, तुझे तो मैंने शहर छोड़ने को कहा था ना। लेकिन इस बार झनक नहीं गिरती, क्योंकि ऋषि अर्शी के हाथ को हवा में ही रोक लेता है। ये सीन देखकर सेट पर मौजूद हर शख्स सन्न रह गया था। एक दामाद अपनी सास का हाथ रोक रहा है। ऋषि की आंखों में वो गुस्सा है जो अर्शी ने पहले कभी नहीं देखा था। ऋषि गरजता है, मिसेस बोस, हाथ नीचे रखिए। जिस लड़की को आप धक्का दे रही हैं वो मेरी जिम्मेदारी। हवा थम जाती है। बारिश की बूंदें भी जैसे उस लाल रंग को मिटाने की हिम्मत नहीं कर पाती। झनक की मांग लाल हो चुकी है। वो स्तब्ध होकर ऋषि को देखती है। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वहीं घुटनों के बल प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ती है। अर्शी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये बोस परिवार के अहंकार पर सबसे बड़ा तमाचा था। ऋषि झनक के माथे पर लगे सिंदूर को देखता है और ऐलान करता है, आज से, अभी से, इस पल से झनक ही मेरी पत्नी है। समाज क्या कहता है, कानून क्या कहता है, मुझे परवाह नहीं। मैंने परमात्मा को साक्षी मानकर अपना फैसला सुना दिया है। मैं पूजा आपको बता दूं कि फिल्म सिटी में चर्चा है कि इस सीन के बाद शो की टीआरपी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली मुसीबत तो अब शुरू होगी। मांग तो भर दी, लेकिन अदिति अभी भी ऋषि की कानूनी पत्नी है। अनिरुद्ध बोस अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अब कौन सा घिनौना खेल खेलेंगे? और क्या पुलिस डिपार्टमेंट अपने ही एसपी के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि उसने बाईगमी यानी 2 शादी का जुर्म सबके सामने किया है? ऋषि झनक का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकलने लगता है। अदिति पीछे से चिल्लाती है, ऋषि, अगर तुम आज इसे लेकर गए तो तुम मेरी लाश देखोगे। ऋषि के कदम एक पल के लिए रुकते हैं, लेकिन वो मुड़ता नहीं है। वो झनक को अपनी जीप में बैठाता है और वहां से निकल जाता है, अपने पीछे एक टूटे हुए परिवार और सुलगते हुए सवालों को छोड़कर। अब देखना यह है कि ऋषि झनक को लेकर कहाँ जाएगा। क्या वो उसे अपने सरकारी क्वार्टर ले जाएगा या किसी अज्ञात जगह? और अदिति, क्या वो सच में कोई गलत कदम उठाएगी या अर्शी के साथ मिलकर प्रतिशोध की नई आग जलाएगी? अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उनकी सुहागरात सलाखों के पीछे या मौत के साए में मनेगी। बने रहिए मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा के साथ। दोस्तों, स्टेशन के उस तूफानी मंजर के बाद जहां एक तरफ इश्क की जीत हुई और दूसरी तरफ रिश्तों की हार, कहानी अब उस मुकाम पर आ पहुंची है जहां सड़कों का शोर तो थम गया है, लेकिन दिलों का शोर और भी तेज हो गया है। ऋषि की जीप रफ्तार से शहर की सुनसान सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। बगल वाली सीट पर बैठी झनक अभी भी सदमे में है। उसकी मांग में भरा वो गहरा लाल सिंदूर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चमक रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरे में कोई चिंगारी सुलग रही हो। वो बार बार अपनी मांग छूने की कोशिश करती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जो ऋषि कुछ पल पहले तक अदिति का पति था, अब उसने उसे अपनी अर्धांगिनी मान लिया है। मैं पूजा आपको बता दूं कि सेट पर जब ये सीन शूट हुआ तो जीप के अंदर का साइलेंस डायलॉग से भी ज्यादा भारी था। ऋषि खामोश है, उसकी नसें तनी हुई हैं, वो बस ड्राइव कर रहा है, अनजाने की ओर नहीं, बल्कि अपने उस सरकारी बंगले की ओर जहां अब तक अदिति का राज था। जैसे ही जीप बंगले की गेट पर रुकती है, संतरी सलाम ठोकता है, लेकिन आज ऋषि उस सलाम का जवाब नहीं देता। वो झनक का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। झनक दहलीज पर रुक जाती है, उसके पैर कांप रहे हैं। उसे याद आता है कि ये वही घर है जहां उसने अदिति और ऋषि को पति पत्नी के रूप में देखा था। वो पीछे हटती है और कहती है, ऋषि, मैं अंदर नहीं जा सकती, ये घर मेरा नहीं है, ये अदिति का है। तुमने जज्बात में आकर मांग तो भर दी, लेकिन हकीकत यह है कि तुम कानूनन अदिति के पति हो। ये सिंदूर मुझे पत्नी नहीं, एक दूसरी औरत का दर्जा देगा। झनक के ये शब्द ऋषि के दिल को चीर देते हैं। वो झनक को कंधों से पकड़ता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, झनक, कानून कागज देखता है और दिल सच्चाई। अदिति के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक समझौता था जो आज स्टेशन पर टूट गया। और रही बात इस घर की, तो ये एसपी का घर है और आज से एसपी की पत्नी
तुम हो। ऋषि जबरदस्ती झनक को गृह प्रवेश करवाता है, बिना किसी रस्म के, लेकिन पूरे हक के साथ। उधर स्टेशन से लौटने के बाद बोस हाउस में मातम और गुस्से का मिला जुला माहौल है। अदिति बिल्कुल पत्थर बन चुकी है। वो अपने कमरे में बैठी है, गीले कपड़ों में, और दीवार को घूरे जा रही है। अर्शी, जो अपनी बेटी का ये हाल नहीं देख सकती, अब एक घायल नागिन की तरह फुफकार रही है। वो अनिरुद्ध के पास जाती है और चिल्लाती है, अनिरुद्ध, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारे दामाद ने भरी महफिल में तुम्हारी बेटी की सौतन की मांग भरी, उसे अपने साथ ले गया, और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। अनिरुद्ध, जो अपनी बेइज्जती से तिलमिलाया हुआ है, एक ग्लास विस्की गटकता है और कहता है, शांत हो जाओ अर्शी। ऋषि ने जो किया है वो इश्क नहीं, अपराध है। उसने बाइगेमी यानी द्विविवाह किया है। कानून के मुताबिक पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी करना जुर्म है। मैं ऋषि की वर्दी भी उतरवाऊंगा और उसे जेल की हवा भी खिलाऊंगा। मैं पूजा, ड्रामा क्वीन पूजा, आपको वो गॉसिप बता रही हूँ जो अभी तक बाहर नहीं आई है। अनिरुद्ध उसी वक्त शहर के पुलिस कमिश्नर को फोन लगाता है। वो कोई आम शिकायत नहीं करता, वो ऋषि पर किडनैपिंग और मानसिक प्रताड़ना का केस ठोकता है। वो अदिति को मोहरा बनाता है। अनिरुद्ध अदिति के पास जाता है और एक कोरे कागज पर उसके दस्तखत ले लेता है। अदिति पूछती भी नहीं कि ये क्या है, वो बस इतना कहती है, बाबा, मुझे ऋषि चाहिए, या फिर ऋषि की मौत। सोचिए दोस्तों, प्यार नफरत में बदलकर कितना खतरनाक हो सकता है। वापस ऋषि के बंगले पर आते हैं। झनक सोफे पर बैठी है, ऋषि उसके लिए पानी लाता है। तभी बंगले के बाहर सायरन की आवाज गूंजती है। इस बार ये ऋषि की जीप नहीं, बल्कि पुलिस की 3-4 वैन है। झनक घबराकर खड़ी हो जाती है। ऋषि, पुलिस, अनिरुद्ध काका ने जरूर कुछ किया होगा। ऋषि शांत रहता है, जैसे उसे पता था कि ये होने वाला है। वो अपना सर्विस रिवॉल्वर टेबल पर रखता है और दरवाज़ा खोलता है। सामने कमिश्नर खड़े हैं और उनके साथ अनिरुद्ध बोस भी है। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। कमिश्नर, जो ऋषि की बहुत इज्जत करते हैं, नजरें झुकाकर कहते हैं, सॉरी ऋषि, लेकिन मिस्टर बोस ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अदिति को धोखा देने और दूसरी शादी करने के जुर्म में मुझे तुम्हें सस्पेंड करना होगा और हिरासत में लेना होगा। झनक दौड़कर बीच में आती है। वो कमिश्नर के सामने हाथ जोड़ती है, सर, ऋषि ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन अनिरुद्ध उसे धक्का देकर साइड कर देता है। तू चुप कर, 2 कौड़ी की औरत, तूने मेरे दामाद को फंसाया है। ऋषि अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लेता है और मरोड़ देता है। अनिरुद्ध, बोस, हाथ अपनी बेटी पर उठाना, मेरी पत्नी पर नहीं। ऋषि कमिश्नर की तरफ देखता है और कहता है, सर, मैं कानून जानता हूँ, आप अपना फर्ज निभाइए, मैं अपना निभाऊंगा। ऋषि अपनी बेल्ट और टोपी उतारकर मेज पर रख देता है। ये सीन इतना इमोशनल है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक सुपर कॉप जिसने हमेशा शहर की रक्षा की, आज प्यार की खातिर अपनी वर्दी उतार रहा है। पुलिस ऋषि को हथकड़ी लगाती है। झनक ऋषि से लिपटकर रोने लगती है। ऋषि उसके कान में धीरे से कुछ कहता है, झनक, डरना मत, ये सिर्फ शुरुआत है। मेरे कमरे की अलमारी में एक लाल फाइल है, उसे संभाल कर रखना, वही हमारी आज़ादी की चाबी है। ऋषि को पुलिस जीप में बैठाकर ले जाती है। अनिरुद्ध झनक को एक गंदी नज़र से देखता है और कहता है, अब तेरा क्या होगा कालिया, तेरा रक्षक तो गया जेल, अब मैं तुझे देखूंगा। और वो भी वहां से चला जाता है। अब झनक उस बड़े से बंगले में अकेली है। बाहर तूफान है और अंदर डर। लेकिन झनक अब वो डरी हुई लड़की नहीं रही। ऋषि के जाने के बाद वो अपने आंसू पोंछती है। उसे ऋषि की बात याद आती है, लाल फाइल। वो दौड़कर ऋषि के कमरे में जाती है, अलमारी खोलती है, वहाँ बहुत सारी फाइल्स हैं। वो पागलों की तरह ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे एक पुरानी धूल जमी हुई लाल फाइल मिलती है। वो कांपते हाथों से उसे खोलती है और दोस्तों, उस फाइल में जो लिखा है उसे पढ़कर झनक के होश उड़ जाते हैं। कैमरा झनक के चेहरे पर जूम करता है, जहां हैरानी और राहत दोनों के भाव हैं। उस फाइल में ऋषि और अदिति की शादी के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हैं, लेकिन उन पर एक बहुत बड़ा रिजेक्टेड का स्टैंप लगा है। साथ ही एक वकीलों वाली चिट्ठी है जो साबित करती है कि ऋषि और झनक का तलाक कभी कानूनी तौर पर पूरा हुआ ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ऋषि और झनक का तलाक कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि अनिरुद्ध ने ही झनक के फर्जी साइन करके पेपर्स जमा किए थे, जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए थे। इसका मतलब कानूनन ऋषि की पहली और इकलौती पत्नी आज भी झनक ही है। अदिति के साथ उसकी शादी कभी मान्य थी ही नहीं। इसीलिए ऋषि इतना बेखौफ था। उसे पता था कि उसने कोई दूसरी शादी नहीं की, बल्कि अपनी असली पत्नी को अपनाया है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। झनक को पता चल गया है कि ऋषि बेगुनाह है, लेकिन ये सबूत कोर्ट तक कैसे पहुंचेगा? अनिरुद्ध ने बंगले के बाहर अपने गुंडे दिठा रखे हैं ताकि झनक बाहर न जा सके, और उधर जेल में अनिरुद्ध ने कुछ पुराने अपराधियों को पैसे खिला दिए हैं ताकि रात को लॉकअप में ऋषि पर हमला करवाया जा सके।
रात गहरी हो रही है। झनक को घर से निकलना है और ऋषि को लॉकअप में अपनी जान बचानी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अदिति अपने कमरे में है। उसके हाथ में एक ब्लेड है। वो अपनी कलाई काटने जा रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसका सब कुछ लुट गया। लेकिन तभी अर्शी आती है और ब्लेड छीन लेती है। पागल हो गई है, मरना तुझे नहीं उस झनक को है। अर्शी अदिति को बताती है कि अनिरुद्ध ने क्या प्लान बनाया है। वो कहती है, आज रात ऋषि जेल में पिटेगा और कल सुबह तक झनक गायब हो जाएगी। फिर ऋषि टूटे हुए दिल के साथ तेरे पास ही आएगा। अदिति ये सुनकर कांप जाती है। उसे ऋषि से प्यार है, वो उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। क्या अदिति अब अपने पिता के खिलाफ जाएगी? उधर लॉकअप में ऋषि शांत बैठा है। 3-4 खूंखार कैदी उसे घेर लेते हैं। अरे एसपी साहब, आज तो वर्दी नहीं है, आज हिसाब बराबर करेंगे। ऋषि मुस्कुराता है, अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाता है और कहता है, वर्दी जिस्म पर नहीं रूह पर होती है और शेर पिंजरे में भी शेर ही रहता है। इसके बाद जेल के अंदर एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। ऋषि अकेला उन 5 गुंडों पर भारी पड़ता है। लेकिन असली सस्पेंस ये है कि झनक उस फाइल को लेकर पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचेगी। क्या वो अनिरुद्ध के गुंडों को चकमा दे पाएगी? और क्या अदिति, जिसे अब अपने पिता की असलियत पता चल रही है, वो झनक की मदद करेगी या अपनी मां के साथ मिलकर तबाही का जश्न मनाएगी? कहानी अब एक रेस अगेंस्ट टाइम बन चुकी है। सुबह होने से पहले झनक को ऋषि तक पहुंचना होगा, वरना अनिरुद्ध का प्लान कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। लेकिन क्या बोस हाउस और ऋषि की जिंदगी में वो सवेरा होगा या फिर अनिरुद्ध बोस का काला साया हमेशा के लिए जीत जाएगा? मैं पूजा, आपकी ड्रामा क्वीन पूजा, अब आपको उस अंतिम प्रहार की कहानी सुनाने जा रही हूं जो फिल्म सिटी के गलियारों में द फाइनल शोडाउन के नाम से मशहूर हो चुका है। पिछली बार हमने देखा था कि ऋषि जेल में अपनी जान बचा रहा है और झनक उस लाल फाइल के साथ बंगले में कैद है। बाहर अनिरुद्ध के गुंडे पहरा दे रहे हैं। झनक खिड़की से झांकती है। उसे पता है कि अगर वो सुबह तक कोर्ट नहीं पहुंची तो ऋषि का करियर और इज्जत दोनों खाक में मिल जाएंगे। वो पिछले दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन वहां भी पहरा है। झनक की हिम्मत टूटने लगती है। वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है, माँ, आज मुझे रास्ता दिखाओ। और तभी चमत्कार होता है। बंगले के पिछले हिस्से में एक छाया दिखाई देती है। कोई धीरे से खिड़की खटखटाता है। झनक डरते हुए खिड़की खोलती है और सामने जो चेहरा होता है उसे देखकर झनक और दर्शक दोनों हैरान रह जाएंगे। वो अदिति है। जी हाँ, वही अदिति जो कुछ घंटे पहले ऋषि की जान की दुश्मन बनी थी। लेकिन इस वक्त अदिति की आंखों में आंसू हैं। वो खिड़की से एक चाबी का गुच्छा अंदर फेंकती है। झनक हैरान होकर पूछती है, अदिति, तुम? अदिति रुंधे गले से कहती है, झनक, मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ, शायद तुमसे भी ज्यादा। लेकिन मेरा प्यार उसे मारना नहीं चाहता। बाबा ने आज हद पार कर दी है। उन्होंने ऋषि को मरवाने के लिए जेल में आदमी भेजे हैं। मैं ऋषि को किसी और का होते हुए देख सकती हूँ, पर मरते हुए नहीं। अदिति बताती है कि पीछे की गली में उसकी कार खड़ी है। वो कहती है, जाओ झनक, जाओ और मेरे पति को बचा लो जो अब शायद सिर्फ तुम्हारा है। ये एक ऐसा सीन है जहां अदिति का किरदार विलन से हीरोइन बन जाता है, भले ही टूटे हुए दिल के साथ। झनक के पास शुक्रिया कहने का वक्त नहीं है। वो फाइल सीने से लगाती है, पिछला दरवाजा खोलती है और अदिति की बताई कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। अनिरुद्ध के गुंडे जब तक कुछ समझ पाते, झनक की कार हवा से बातें कर रही थी। उधर जेल में सुबह हो चुकी है। ऋषि के चेहरे पर चोट के निशान हैं, वर्दी फटी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आग है। कमिश्नर आते हैं और कहते हैं, ऋषि, मुझे अफसोस है लेकिन तुम्हें कोर्ट ले जाना होगा। अनिरुद्ध बोस ने मीडिया को भी बुला लिया है। ऋषि मुस्कुराता है, चलिए सर, आज फैसला अदालत में होगा। कोर्टरूम का नज़ारा किसी युद्ध के मैदान जैसा है। अनिरुद्ध और अर्शी अगली कतार में बैठे हैं, चेहरे पर विजय की मुस्कान लिए। मीडिया के कैमरे ऋषि पर फोकस कर रहे हैं। अनिरुद्ध का वकील खड़ा होता है और जज साहब से कहता है, माय लॉर्ड, ये केस बहुत सीधा है। एसपी ऋषि ने अपनी पहली पत्नी अदिति के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी की, और वो भी सार्वजनिक रूप से। ये ना सिर्फ कानून का मजाक है, बल्कि एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी है। हम ऋषि के लिए सख्त से सख्त सजा और उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं। जज ऋषि से पूछते हैं, क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? ऋषि कटघरे में खड़ा है। वो बार बार कोर्ट के दरवाजे की तरफ देख रहा है। उसे यकीन है कि झनक आएगी। अनिरुद्ध हंसता है, वो नहीं आएगी ऋषि, वो तो कब की शहर छोड़कर भाग गई होगी। जज फैसला सुनाने के लिए पेन उठाते हैं। अर्शी अदिति के कान में फुसफुसाती है, देखना, अब तेरा बदला पूरा होगा। लेकिन तभी कोर्टरूम का बड़ा दरवाजा धड़ाम से खुलता है। सबकी गर्दनें घूम जाती हैं। दरवाजे पर झनक खड़ी है, बाल बिखरे हुए, सांसें फूली हुई और हाथ में वो लाल फाइल। वो चीखती है, रुकिए जज साहब, फैसला अभी नहीं हो सकता क्योंकि आपको अभी पूरा सच नहीं पता। अनिरुद्ध के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपने वकील को इशारा करता है, इसे रोको।
वकील चिल्लाता है, ये कोर्ट की तौहीन है, इस औरत को बाहर निकालो। लेकिन झनक दौड़कर सीधे जज की बेंच के पास पहुंचती है और वो फाइल उनके सामने रख देती है। मैं पूजा आपको बता दूं कि ये सीन शूट करते वक्त सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। झनक कहती है, माय लॉर्ड, ऋषि पर दूसरी शादी का इल्जाम तब लगता जब उनकी पहली शादी मान्य होती, लेकिन सच ये है कि ऋषि और मेरा तलाक कभी हुआ ही नहीं था। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। जज फाइल खोलते हैं। झनक अपनी बात जारी रखती है। इस फाइल में कोर्ट का वो ऑर्डर है जो साबित करता है कि अनिरुद्ध बोस ने जो तलाक के पेपर्स जमा किए थे वो जाली थे, उन पर मेरे साइन नहीं थे। कोर्ट ने उस अर्जी को 6 महीने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, जिसका मतलब है कि कानूनन मैं झनक आज भी ऋषि की इकलौती धर्मपत्नी हूँ। और जब पहली शादी टूटी ही नहीं तो अदिति के साथ हुई ऋषि की शादी नल एंड वॉइड यानी अवैध है। जज फाइल के दस्तावेजों की जांच करते हैं। अनिरुद्ध पसीने से तरबतर हो जाता है। जज अनिरुद्ध की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, मिस्टर बोस, क्या ये सच है कि आपने जाली दस्तखत करके कोर्ट को गुमराह किया? अनिरुद्ध हकलाने लगता है, नहीं, ये झूठ है, ये फाइल झूठी है। लेकिन तभी ऋषि अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालता है जो शायद वो हमेशा अपने साथ रखता था और कहता है, माय लॉर्ड, अगर फाइल पर यकीन नहीं है तो इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें अनिरुद्ध बोस उस वकील को घूस दे रहे हैं जिसने ये फ्रॉड किया था। अब अनिरुद्ध के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अर्शी अपनी कुर्सी पर ढह जाती है। जज अपना हथौड़ा बजाते हैं और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि ऋषि और झनक का विवाह अभी भी वैध है। अदिति के साथ हुआ विवाह कानून की नज़र में शून्य है, इसीलिए ऋषि पर बायगेमी का केस नहीं बनता। उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। और इसके साथ ही जज एक और ऑर्डर देते हैं। चूंकि अनिरुद्ध बोस ने कोर्ट के साथ धोखाधड़ी की है और एक एसपी को झूठे केस में फंसाने की साजिश रची है, उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाए और उन पर जालसाजी का मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट में तालियां बज उठती हैं। पुलिस, जो ऋषि को हथकड़ी लगाए खड़ी थी, अब अनिरुद्ध बोस की तरफ बढ़ती है। अनिरुद्ध चिल्लाता है, मैं बोस हूँ, मैं इस शहर का राजा हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर उसके हाथों में हथकड़ी पहना देता है और कहता है, कानून से बड़ा कोई राजा नहीं होता। अनिरुद्ध को घसीटते हुए ले जाया जाता है। अर्शी, जो अब तक अपने गुरूर में थी, आज अकेली खड़ी है। उसकी बेटी अदिति भी उसके पास नहीं है। अदिति एक कोने में खड़ी ये सब देख रही है। ऋषि हथकड़ी से आज़ाद होता है। वो दौड़कर झनक के पास जाता है। दोनों कोर्टरूम के बीचों बीच गले मिलते हैं। ये मिलन दो दिलों का नहीं बल्कि सत्य की विजय का प्रतीक है। लेकिन कहानी का सबसे भावुक पल अभी बाकी है। अदिति धीरे धीरे ऋषि और झनक के पास आती है। झनक अदिति को देखकर पीछे हट जाती है, लेकिन अदिति मुस्कुराती है, एक फीकी उदास मुस्कान। वो अपनी मांग से सिंदूर पोंछ देती है और कहती है, ऋषि, ये सिंदूर मेरा कभी था ही नहीं, ये उधार का था जो आज मैंने लौटा दिया। वो झनक का हाथ पकड़कर ऋषि के हाथ में देती है। झनक, इसे संभाल कर रखना, ये बहुत जिद्दी है पर प्यार सिर्फ तुमसे करता है। अर्शी ये देखकर अपनी बेटी को डांटने आती हैं, अदिति, तू पागल हो गई है? लेकिन अदिति अपनी माँ को हाथ दिखाकर रोक देती है। बस माँ, बहुत हो गया। आपके अहंकार ने आज पापा को जेल भेज दिया और मेरा घर उजाड़ दिया। मैं अब और आपके झूठ का हिस्सा नहीं बन सकती। अदिति कोर्ट रूम से बाहर निकल जाती है, एक नई और सच्ची जिंदगी की तलाश में। शो का क्लाइमैक्स एक बहुत ही प्यारे दृश्य के साथ होता है। ऋषि अपनी वर्दी दोबारा पहनता है, वो अपनी टोपी लगाता है और झनक को सैल्यूट करता है। मिसेस एसपी, घर चलें? झनक हंस पड़ती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। दोनों हाथों में हाथ डालकर कोर्ट से बाहर निकलते हैं। बाहर मीडिया खड़ी है, लेकिन आज कोई सवाल नहीं, सिर्फ उनकी जीत की तस्वीरें ली जा रही हैं। बैकग्राउंड में झनक का टाइटल ट्रैक बजता है। स्क्रीन पर अनिरुद्ध और अर्शी के चेहरे धुंधले होते जाते हैं और ऋषि झनक का चेहरा साफ और चमकदार हो जाता है। मैं पूजा आपको बता दूं कि शो का ये ट्रैक यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत करता है। सूत्रों के मुताबिक शो में अब नूतन यानी झनक की मां की आत्मा को शांति मिलने का ट्रैक आएगा और ऋषि झनक मिलकर बोस एम्पायर को अच्छाई से चलाएंगे। तो दोस्तों, ये थी झनक के महा एपिसोड की पूरी कहानी। आपको ये स्क्रिप्ट कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि अदिति के साथ जो हुआ वो सही था या गलत? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी ड्रामा क्वीन पूजा ऐसे ही और शोज़ की मसालेदार स्क्रिप्ट्स और इनसाइड न्यूज़ लाती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कट और एक्शन।